जय हिंद साथियों, माय यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन प्लस मोटिवेशन में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि 10th क्लास का तीसरा चैप्टर है। देखते हैं, चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम समझेंगे इस चैप्टर का मतलब कह क्या रहा है। दो चर, कितना चर हो, वैसा समीकरण जिसमें कितने चर हो, दो चर। चलिए, यानी कि हम लिखते हैं ax प्लस by। ठीक है, दो चर हो गए, एक्स बाई हो गए। देखो, एक्स बाई, दो चर वाले रैखिक मतलब एक होता है जिसका घात क्या हो, एक हो। देखो, घात कुछ नहीं तो क्या है, एक है। घात कुछ नहीं तो क्या है, एक है। यानी दो चर वाले रैखिक, घात मतलब एक होना चाहिए, घात एक। समीकरण बराबर का चिन्ह लगेगा तो ही क्या होगा, इधर कुछ नहीं होगा तो मान लेते हैं सी है। ठीक है, समीकरण यानी कि बच्चे, समीकरण तब होते हैं जब ये चिन्ह को शामिल करते हैं। तो क्या कह रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म के मतलब होता है जोड़ा। युग्म के मतलब होता है जोड़ा, यानी कि दो समीकरण है, कितनी राशि के हैं, दो चर के हैं, और कैसा है, रैखिक है। इसको हम ऐसे समझेंगे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल के साथ में देखेंगे कि मान लेते हैं a1x प्लस b1y इजकल टू c1, समीकरण एक। इसी प्रकार से a2x प्लस b2y समीकरण दो, c2 समीकरण दो। देखो बच्चे, x बाई दो चर है, एक समीकरण दो समीकरण, कितना समीकरण, दो समीकरण, घात कितना, एक 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 एक। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये एक तरह का मान लो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का रूप लिखा है मैंने यहां मतलब क्या, इस रूप में, इस चेहरे में, इस फिगर में a1 यहां a1 a2 b1 b2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यानी a1 का मान और a2 का मान, b1 का मान और b2 का मान 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। जहां x बाई चर राशि क्या है बच्चे, x बाई जो है चर राशि है, जिनका मान हमेशा बदलते रहते हैं। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, अब देखेंगे a1 a2 b1 b2, इसी प्रकार से c1 c2 कैसा राशि, अचर राशि। c1 c2 a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये क्या है, अचर राशि है, जिनका मान कभी नहीं बदलता है वो अचर राशि, जिनका मान हमेशा बदले वो चर राशि। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखेंगे, अब देखो a1 a2 क्या है, b1 b2 क्या है, c1 c2 क्या है, सबको हम बारी बारी से समझेंगे। देखते हैं पुनः a1 देखो बच्चे क्या है, a1 जो होता है, a1 के मतलब होता है a1 समीकरण, a1 जो है आपका, a1 जो है समीकरण एक में, देखो a1 कहां है, समीकरण एक में है। a1 के मतलब होता है समीकरण एक में, किसके बगल में, x के बगल में, तो बगल वाले को बोलते हैं गुणांक। तो समीकरण एक में किसका गुणांक, x का गुणांक। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से a2 के मतलब क्या हो जाएगा, समीकरण, देखो a2 कहां है, समीकरण दो में x के बगल में है, तो क्या हो जाएगा, x का गुणांक।
इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों B1, B1 के मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, समीकरण समीकरण एक में किसका गुणांक बताओ, किसका, बाई का गुणांक, समीकरण एक में बाई का गुणांक। इसी प्रकार से साथियों क्या हो जाएगा B2, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा साथियों B2 के मतलब क्या हो जाएगा, समीकरण किसमें, समीकरण दो में, समीकरण दो में, समीकरण दो में, समीकरण दो में किसका गुणांक, बाई के बगल में, तो बाई का गुणांक, बाई का गुणांक। मेरे प्यारे साथियों जैसा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अर्थात अब हम चलते हैं C1, C1 के मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, समीकरण बताओ किसमें, समीकरण एक में, समीकरण एक में मैंने बताया देखो अचर राशि है, तो C1 जो हो जाएगा आपका अचर राशि, समीकरण एक में अचर पद, समीकरण एक में अचर पद। C2 के मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, समीकरण किसमें है, समीकरण दो में है, समीकरण दो में अचर पद, समीकरण दो में अचर पद। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसको कहते हैं, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ेंगे, है ना, आगे बढ़ेंगे। देखो फिर से देखो A1 A2 B1 B2 का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, x बाई चर राशि है। इसी प्रकार से A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सब क्या है, अचर राशि है। इसी प्रकार से A1 के मतलब समीकरण एक में x का गुणांक, A2 मतलब समीकरण दो में बाई x का गुणांक, B1 मतलब समीकरण एक में बाई का गुणांक, B2 मतलब समीकरण दो में बाई का गुणांक, C1 मतलब समीकरण एक में अचर पद, C2 मतलब समीकरण दो में अचर पद। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे बढ़ेंगे। आपका हेडिंग है, आपका अगला आपका हेडिंग डालेंगे, आपका हेडिंग डालेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का विधि। देखो मेरे प्यारे बच्चे, या इसी का नाम है युगपत समीकरण। देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये थोड़ा बड़ा नाम है ना, तो इसको संक्षेप में बोलते हैं युगपत समीकरण युग्म या युगपत समीकरण को हल करने के विधि। तो मेरे प्यारे बच्चों साथियों बहुत ही आप लोग समझदार हो। देखो पहला विधि जो है आपका आलेखीय या फिर इसी का नाम है ग्राफीय आलेखीय विधि बोले या फिर ग्राफीय विधि बोले। ठीक है बच्चे, इसी प्रकार से दूसरा विधि जो हो जाएगा आपका प्रतिस्थापन विधि। तीसरा आपका जो होगा बच्चे विलोपन विधि या फिर इसी का नाम है लुप्तीकरण विधि। चौथा आपका जो हो जाएगा बच्चे वज्र गुणन विधि। देखो बच्चे चार विधि मेन है, और भी विधियां हैं बनाने का, लेकिन हमारा 10th क्लास तक चार विधि बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन चारों में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे आलेखीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और चौथा वज्र गुणन विधि, जिसमें से मेरे प्यारे बच्चों इन चारों विधियों में से सबको बनाने का अपना अपना तरीका है, लेकिन इसमें से एक ऐसा विधि है जो आपका चौथा है, बहुत ही मजेदार विधि है। इस विधि को बनाने से पहले, चौथा विधि जो है वज्र गुणन विधि, बनाने से पहले इसके फॉर्मूले हैं,
इसके फॉर्मूले आपको बहुत बेहतरीन से याद करके रखना होगा, तब जाकर के आप युगपत समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि से बना सकते हो। तो देखेंगे बाकी और भी विधियां धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग, तो हम जिक्र करेंगे वज्र गुणन विधि के फॉर्मूले पे, बाकी हम धीरे धीरे सिखाएंगे और सारी विधियों को। तो चलिए देखते हैं। हमने देखा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को 4 विधि से बनाया जाता है, जिसमें हमने आप लोगों को जिक्र किया वज्र गुणन विधि में फॉर्मूले के बारे में। ठीक है बच्चों, देखो वज्र गुणन विधि में मैं ट्रिक बताऊंगा, पहले मैं लिख लेता हूं। x b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर बाई bc ca c1 a2 माइनस c2 a1 bc ca ab माइनस 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। देखो बच्चों, मुझे ट्रिक याद था इसलिए मैंने आसानी से लिख दिया, मुझे बहुत पहले याद किया था फिर भी हमें याद है, लिख दिया क्योंकि ट्रिक मालूम है। तो देखो बच्चे, ऊपर का याद रखना, इसको याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूं। ऊपर x रखना, फिर बाई रखना बराबर देखिए, फिर बराबर में -1 रखना। अब मैं एक चीज लिखता हूं BC CA AB। क्या लिखा मैंने? पहले x बाई -1, उसके बाद नीचे को क्या करना है, मैंने तोड़ा BC CA AB, BC CA AB, यानी कि BC को 12 में से 21 घटाते जाना। देखो 12 घटा रहे हैं, B1 C2 12 हो गया, फिर माइनस घटाने के लिए बोल रहे हैं ना 12 में से 21 का B2 C1, है ना? समझ में आ रहा है आप लोगों को? 12 में से 21 को घटाते रहना है। इसी प्रकार से CA में क्या करना है, 12 में से 21 को घटा देना। तो C1 A2 माइनस C2 A1 इसी प्रकार से AB में 12 में से क्या कर देना है, 21 को घटा देना है। फिर A1 A2 A1 B2 माइनस A2 B1। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इस फॉर्मूले को सीख लिए होंगे, याद रखने का ट्रिक भी देख लिए होंगे। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, चलेंगे आगे टॉपिक पे। आप लोगों ने देखा युगपत समीकरण को, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को बनाने का 4 विधियां, जिसमें से एक विधि है वज्र गुणन विधि, जिसका फॉर्मूला का जिक्र मैंने किया, और 3 विधियों को मैं बारी बारी से सिखाऊंगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखने का कोशिश कीजिएगा। अब आते हैं, आपका अगला हेडिंग है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल होने के शर्तें। देखो प्यारे बच्चे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को, यानी इसको जब कभी भी आप हल करोगे तो कितने तरह का हल संभव होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, इस स्थिति में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को जब कभी भी आप हल करोगे तो 3 तरह का हल आपको संभव होगा। या तो आपका उस युग्म रैखिक समीकरण युग्म का एक और केवल एक हल होंगे, या तो उस समीकरण का अनेक हल निकल सकते हैं, या तो उसी समीकरण को हल करोगे तो कोई एक भी हल नहीं निकलेगा, यानी कि 3 तरह का हल निकलेगा। तो 3 तरह का हल किस स्थिति में निकलेगा, समीकरण को देखेंगे कौन सा समीकरण है, इस समीकरण में कौन सा हल निकलेगा, तो वही हल के बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो है आपका एक और केवल एक हल होने या एक और केवल एक हल ना बोल करके इसे हम लोग अद्वितीय हल भी बोलते हैं। अद्वितीय हल। ठीक है प्यारे बच्चों, एक और केवल एक के मतलब होता है अद्वितीय, जो दुनिया में और कोई नहीं है उसके अलावा, है ना? तो एक और केवल एक हल, अद्वितीय हल होने के लिए शर्त क्या है, A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं हो किसके बराबर, B1 बटा B2 के बराबर। A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा
b2, तो इस स्थिति में क्या हो जाएंगे, इस समीकरण का हल एक और केवल एक हल होगा। हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों अगला देखेंगे दूसरा। यदि दूसरा क्या है, अनेक हल होने के लिए, अनेक हल होने के लिए। देखो बच्चे, यदि उस समीकरण का हल अनेक हल होगा तो उसका मान किसके बराबर होगा। तो देखो, यदि आपका समीकरण का हल करने के बाद a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यदि तीनों का मान क्या हो, हमेशा समान हो, एक जैसा हो, तो क्या होगा, उस समीकरण का हल अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, a1 बटा a2 पूछा जाएगा कभी आपसे कि अनेक हल होने के लिए शर्त, तो क्या बताइएगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तब उस स्थिति में युगपत समीकरण का कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों तीसरा देखेंगे। अब क्या रह गया, कोई हल नहीं होने के लिए क्या लिखेंगे, कोई भी हल नहीं होने के लिए, कोई भी हल नहीं होने के लिए क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। मेरे प्यारे भाइयों, पहला बराबर दूसरा, लेकिन अंतिम का जो है बिखर गया, बिछड़ गया, वो बराबर नहीं हुआ, तो उस स्थिति में आपका उस युगपत समीकरण का हल जो होगा उसमें से एक भी हल संभव नहीं होगा। याद रखिएगा, आप अपने दिमाग में चिपका के रखिएगा। हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों पहला आप लोगों ने देखा एक और केवल एक हल, जिसको कि मैंने बताया अद्वितीय हल। अद्वितीय हल बोलने का मतलब एक और केवल एक हल। तो याद रखिएगा, पहला कट, देखो पहले ही कट रहा है ना, यानी बराबर नहीं हो रहा, डोल रहा है, यानी ये कुछ और है, ये कुछ और है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल। और बेचारा सबसे शांत स्वभाव कि भैया जिसमें आप राजी हो हम भी इसी में राजी हैं, जिसमें आप राजी हो उसमें हम भी राजी, यानी तीनों का तीनों शांत है, तीनों का तीनों बराबर है, एक जैसा है। तो उस स्थिति में क्या होगा, मान अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा। ठीक है प्यारे भाइयों, उसी प्रकार से अब देखो, दो भाई एक जैसा मानने के लिए तैयार, लेकिन छोटका जो है बुकरात है, टेढ़ है, छोटका मानने लगी तैयार नहीं है कि नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, इस स्थिति में कोई भी हल संभव नहीं है। छोटा बिगड़ गया तो सब तो बिगड़ गया, बिखर गया, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, कोई भी हल संभव नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों आगे का टॉपिक देखेंगे। मैंने बताया आपको, वैसे ट्रिक बताया, पहला कट अद्वितीय हल, अंतिम कट कोई हल नहीं। याद रखिएगा, अंतिम कट मतलब अंतिम में बराबर नहीं हो रहा है, अंतिम कट कोई हल नहीं, बचा बेचारा ये सब बराबर तो अनेक हल। ठीक है, हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों आगे देखेंगे। अगला हेडिंग है आपका है अगला हेडिंग, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को एक होता है संगत, एक होता है असंगत। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को संगत होने के लिए शर्तें। देखो मेरे प्यारे भाइयों, अभी मैंने बताया एक हल, कोई हल नहीं, अनेक हल। तो देखो एक ट्रिक लिखते हैं, जो बच्चा समझने वाला होगा नोट समझ लीजिए, ट्रिक समझ लीजिए, समझदार बच्चों के लिए। एक ये खुद का बनाया हुआ है, जो हमारे गुरुजी सिखाए थे बचपन में, खुद से बनाकर सिखाए थे गुरुजी, वही ट्रिक हम लोग को अभी भी याद है। एक अनेक संगत, एक अनेक संगत, बाकी सब असंगत।
देखो जो बहुत सारे समझदार बच्चे होंगे वो इसको लिखने से ही समझ गए होंगे, कह रहे होंगे कि एक अनेक संगत बाकी सब असंगत, मतलब कह रहा होगा गुरु जी हम समझ गए छोड़ दीजिए, यानी कि A1 बटा, यानी देखो पहले लिखेंगे संगत होने के लिए, संगत होने के लिए, तो बता रहे होंगे बच्चा कि सर जी आप तो लिख ही रखे हैं एक अनेक, यानी कि A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। यदि ये भी हुआ तो उसका मान क्या होगा, संगत होगा। या फिर सर जी आप ही लिखे हैं एक अनेक, है ना, एक अनेक, या फिर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। यदि इन दोनों स्थिति में से कोई मिल गया तो वो युगपत समीकरण क्या होंगे, संगत होंगे, यानी एक अनेक संगत बाकी सब असंगत। तो दूसरा चलेंगे असंगत होने के लिए। असंगत होने के लिए, असंगत होने के लिए क्या होगा बच्चे, A1 बच कौन सा गया, कोई याद नहीं, A1 बटा A2 इज नॉट, A1 बटा A2 इज इक्वल टू V1 बटा V2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। तो इस स्थिति में क्या हो जाएंगे, वो युगपत समीकरण का हल कैसा संभव होगा, उस युगपत समीकरण का हल जो होगा असंगत होगा, है ना। तो मैंने बताया प्यारे बच्चे, ट्रिक को बताया, एक अनेक संगत बाकी सब असंगत, दिमाग में चिपका लीजिएगा, एक अनेक संगत बाकी सब असंगत, यानी एक हल होगा तो भी संगत होगा, अनेक हल होगा तो भी संगत होगा। इसी प्रकार से असंगत होने के लिए कोई हल नहीं है तो क्या है, असंगत है। चलो आगे का टॉपिक देखेंगे प्यारे बच्चे, आगे का टॉपिक देखेंगे। ये सब ऑब्जेक्टिव में खूब पूछते हैं, फॉर्मूले याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला हेडिंग है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में युग्म को आश्रित अविरोधी विरोधी होने के लिए शर्तें। देखो बच्चे तीन तरह का होता है, किसी किसी बारे में ऐसे पूछता है कि आश्रित होने के लिए कौन सा शर्त लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, पहला लिखेंगे आश्रित होने के लिए, आश्रित होने के लिए समीकरण को, आश्रित होने के लिए, है ना, समीकरण को क्या होने के लिए लिखेंगे, युगपत समीकरण को आश्रित होने के लिए, आश्रित होने के लिए बच्चे देखो हम लोग एक स्टूडेंट हैं, हमारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, अपने मम्मी पापा के ऊपर, है ना। तो बहुत सारे हैं, यानी कि एक दो नहीं अनेक लोग हैं। कितने लोग हैं, अनेक लोग। तो अनेक किसमें होता है आश्रित, यानी कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, यानी अनेक हल होंगे तो क्या हो जाएंगे, आश्रित हो जाएंगे। यदि इस तरह का हल संभव होगा युगपत समीकरण में तो वो क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा। दूसरा देखेंगे प्यारे साथियों, इसी प्रकार से अविरोधी देखो बच्चे, अविरोधी अद्वितीय, जिसका अविरोधी यानी कोई विरोध करने वाला है ही नहीं, विरोध करने वाला नहीं है, अविरोधी, उसका कोई विरोधी नहीं खड़ा है, वो अकेला है। क्या है, वो अकेला है। तो अकेला मतलब एक और केवल एक है। इसी प्रकार से अविरोधी होने के लिए क्या हो जाएगा, अविरोधी होने के लिए A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू, ये अकेला खड़ा है, इसके अलावा कोई नहीं है। A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। यदि समीकरण का हल इस तरह से संभव होगा तो उसका मान क्या होगा, अविरोधी होगा। अब बच गया कौन सा बच्चे, अब आपका तीसरा बच गया है विरोधी, विरोध करने वाला, है ना,
विरोधी समीकरण। विरोधी होने के लिए, विरोधी होने के लिए, विरोधी होने के लिए क्या हो जाएगा, बस दो पकड़ा गया तो तीसरा बच गया। A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। इस स्थिति में क्या होंगे, विरोधी होंगे। क्या होंगे, विरोधी होंगे। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, अब देखेंगे आगे का टॉपिक। मैंने ट्रिक के साथ आप लोगों को बताने का प्रयास किया है ताकि आसानी से याद हो जाए। आगे का टॉपिक देखेंगे प्यारे साथियों, आगे का टॉपिक देखेंगे दो, या फिर ऐसे लिखते हैं ग्राफीय, ग्राफीय या आलेखीय, ग्राफीय या आलेखीय विधि से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। प्यारे साथियों देखो, जब कभी ग्राफ बनाओगे, मैं बताऊंगा ग्राफ बनाने के लिए, जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ में तीन तरह का ही चीज मिल सकता है। या तो वो ग्राफ को खींचने के बाद करेंगे तो इस तरह से कट जाएगा, ठीक है। पहला मान लो कि पहला रेखा इस तरह से आया, दूसरा रेखा इसको काटते हुए जा रहा है। पहला तो इस तरह से संभव होगा, दूसरा या तो एक ऐसे गया और दूसरा भी इसी के समांतर ऐसे चला जाएगा, दूसरा तो ऐसे संभव हो सकता है। तीसरा जो होगा, एक ग्राफ मैंने पहला ग्राफ खींचा और दूसरे भी समीकरण का जब खींचा तो इसी के ऊपर चला गया। तो तीनों स्थिति में क्या होंगे, देखो मेरे प्यारे साथियों, यदि इस स्थिति में ग्राफ यदि प्रतिच्छेद करे तो इस स्थिति में एक और केवल एक हल होगा, एक और केवल एक हल होगा, केवल एक हल। देखो अधिक ग्राफ खींचे और प्रतिच्छेदी आया तो प्रतिच्छेदी होगा, तो उस स्थिति में ग्राफ का मान एक और केवल एक हल को बताएगा। यदि ग्राफ मैंने खींचा उसका दोनों समांतर हुआ तो समांतर में कोई हल नहीं होगा, कोई भी हल संभव नहीं है, कोई भी हल संभव नहीं है। और देखो मेरे प्यारे साथियों, देखो प्रतिच्छेदी तो एक और केवल एक हल, समांतर तो कोई भी हल संभव नहीं होगा, समपाती हुआ तो इस स्थिति में अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल संभव होंगे। इसलिए मैंने प्यारे साथियों बहुत कम टाइम में हमारी कोशिश ये रहा है कि चैप्टर का हर मेन टॉपिक पे बात किया जा सके ताकि आप लोगों को याद रखना बिल्कुल आसान हो जाए। और मैं अपने वाणी को अंत में विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को बताइए ताकि हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगे। जय हिंद, जय भारत।